हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं अपना केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीसीसी में संकुलन क्षमता की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता निकालने का क्या सूत्र होता है, और एससीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, इकाई सेल, जो बीसीसी है। आप जानते हैं कि बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं घन के कोनों पर होते हैं, और एक अवयवी कण घन के केंद्र में भी होता है। तो ये कहलाती है बीसीसी इकाई सेल। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है ये हम आज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो अवयवी कण है वो वास्तव में इतने छोटे छोटे बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में जो अवयवी कण है वो बड़े बड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यहाँ रखे होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ अवयवी कणों को, 3 अवयवी कणों को वास्तविक रूप में जो जो साइज होता है उस साइज के बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला अवयवी कण है, तो इस अवयवी कण को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, जैसा कि ये होता है। तो ये हो गया ये अवयवी कण। तो ये है बीसीसी सेल। इसमें हमने 3 अवयवी कणों को बड़ा करके बनाया है। एक ये वाला, एक बीच वाला जो कि बीचों बीच में होता है, जो कि ये वाला अवयवी कण है, और एक ये वाला। मीन्स घन के एक उस तरफ के कोने वाला और बीच वाला, और एक इस तरफ के नीचे वाले कोने वाला। तो ये 3 अवयवी कण हमने बड़े करके बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, ये ए कोना है, ये वाला, इसको हम बी कोना रख देते हैं नाम, और यहाँ पर सी कोना है ये, और यहाँ पर ये डी। तो इन कोनों के हमने नाम रख दिया है ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए हम 2 काल्पनिक लाइन खींचेंगे। एक तो बी से लेकर, जो कि ए को मिल रही है, ये वाली लाइन है जो बी से ए तक मिल रही है, और एक बी से सी तक मिल रही है। यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं, बी से सी तक मिल रही है एक लाइन, और एक लाइन ए से बी तक मिल रही है। तो ये 2 काल्पनिक रेखाएं हमने खींची है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बी सी और डी। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है बी सी और डी। तो हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में देखिए यहाँ पर कर्ण कौन है, बीसी। तो बीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार बीडी, बीडी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर लगाएंगे। ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, बी सी बराबर अंडर रूट बी डी प्लस सी डी, इन दोनों की घात 2। ठीक। अब देखिए हम जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। हम उस भुजा को ए मान लेते हैं। तो ये जो भुजा है ये है ए, ये जो भुजा है ये भी ए है, ये भुजा है ये भी ए है, सभी भुजाएं इसकी ए है। तो ये जो बी डी है, तो यहाँ पर आप देखिए बी और डी ए है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस, अब हम सी डी को देखते हैं, सी और डी ये भी ए है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो बी सी बराबर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट 2a, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके ये अंडर रूट 2a आ गया। चलिए अब हम एक और त्रिभुज इसमें देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, त्रिभुज
ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो कर्ण A और B है, तो AB का स्क्वायर बराबर, बाकी आधार BC है, BC का स्क्वायर प्लस बाकी लंब AC है, AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए √2a, चूंकि BC का मान 2a, √2a, तो यहाँ पर BC का मान रख देंगे √2a, ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब AC देखिए आप, यहाँ पर A और C, ये भी A है तो A स्क्वायर, ठीक। अब AB बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर √3a। अब देखिए इतना हमने कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं एक गोले की त्रिज्या होती है ये गोला है और इसकी त्रिज्या कहां से कहां तक है ये, तो गोले की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, स्मॉल r, तो गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला गोला है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको भी हम स्मॉल r मान लेंगे। अब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी हम स्मॉल r मान लेंगे, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम स्मॉल r मान लेंगे। तो यहाँ पर 4 स्मॉल r हो गई हैं। वो कैसे, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये गोला है, तो इस गोले की त्रिज्या हो गई यहाँ तक, परिधि तक, स्मॉल r, ठीक है। अब बीच वाला गोला है, तो बीच वाले गोले में एक परिधि से दूसरी परिधि तक 2 त्रिज्याएं होती है, जो कि केंद्र से होकर लाइन जा रही है, तो त्रिज्या कितनी हुई 2, और इस वाले गोले में त्रिज्या कितनी हुई 1, तो टोटल त्रिज्या कितनी हो गई r r r r 4r। तो ये 4r किसके बराबर हो गया, a b के बराबर 4r हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते ए बी बराबर 4r, ठीक। और यहाँ पर है ए बी, तो इसका मान रख देंगे, इसका मान रखिए 4r बराबर √3a, ठीक। a बराबर 4/√3r, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये a निकल के आया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम किसी में भी संकुलन क्षमता निकालते हैं तो हम a और r के बीच रिलेशन जरूर निकालते हैं। SCC में भी हमने यही किया था और ये BCC में भी हम यही कर रहे हैं, a और r के बीच का संबंध हम निकालते हैं। तो ये हमने संबंध निकाल लिया a और r के बीच, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे। अब एक चीज और, यहाँ पर ये सेल कौन सी है, BCC, और BCC में अवयवी कणों में जो प्रभावी कण है, प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 BCC में, ठीक। तो यहाँ पर अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है संकुलन क्षमता बराबर संकुलन, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, संकुलन क्षमता बराबर Z गुणा 4/3 πr³ बटे a³ गुणा 100, ये सूत्र होता है। हम मान रखेंगे, इनमें सभी मान हमें पता है। तो देखिए Z बराबर 2, 4/3, पाई की जगह हम पाई ही रहने देते हैं अभी, r³, ठीक। और a³ a का मान हमें पता है 4/√3r, तो यहाँ पर a की जगह 4/√3 इसका होल क्यूब और r का होल क्यूब यहाँ पर कर देंगे, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 गुणा 4/√3 गुणा 3.14, जो कि पाई का मान है, बटे 4/√3 का होल क्यूब। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर एक चीज रहेगी 100 गुणा 100, यहाँ पर भी गुणा 100। तो इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 68%। 68% संकुलन क्षमता होती है बीसीसी में। संकुलन क्षमता बीसीसी में होती है 68%। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है कि बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%। तो यहाँ पर ये सारा का सारा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बीसीसी सेल बनाई हमने। बीसीसी सेल में अवयवी कण जो है वो 3 मुख्य अवयवी कण हमने बड़े करके बना लिए, एक ये वाला, बीच वाला और ये वाला। ठीक, हमने 2 काल्पनिक रेखाएं खींची, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर पहला त्रिभुज ये लिया बी सी और डी। बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो बी सी का मान आ गया √2a। फिर उसके बाद एक और त्रिभुज देखा हमने ए बी और सी। ए बी सी में हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ए का मान आ गया 4/√3r। चूंकि ए बी का मान 4r था। 4r के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पर ए और आर के बीच में रिलेशन आ गया है। अब इसे सूत्र में जब रखेंगे तो यहाँ पर चूंकि बीसीसी में अब प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, z बराबर 2, तो z बराबर यहाँ पर रख देंगे 2, 4/3 पाई आर क्यू की जगह आर क्यू गुणा 100। उसके बाद ए क्यू के लिए हम ए का मान यहाँ रख देंगे, तो ए क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो संकुलन क्षमता आएगी 68%। तो ये है बीसीसी में संकुलन क्षमता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे एफसीसी में संकुलन क्षमता। तो अब हम देखते हैं एफसीसी में संकुलन क्षमता। यहां पर मैंने एफसीसी सेल बनाई है। एफसीसी सेल में हमें पता है कि अवयवी कण घन के कोनों पर होते हैं, साथ में अवयवी कण घन के प्रत्येक फलक पर होते हैं। 8 अवयवी कण कोनों पर और 6 अवयवी कण घन के प्रत्येक फलक पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नीले कलर से बने हुए ये अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर हैं जो कि 8 हैं, और लाल कलर से बने हुए वो अवयवी कण घन के प्रत्येक फलक पर हैं। मीन्स फलक मीन्स दीवार पर है। इस दीवार पर एक है, इस दीवार पर एक है, नीचे एक, इधर एक, पीछे एक और आगे की साइड में एक। ठीक, अब हम इसमें संकुलन क्षमता की गणना कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें हम किन्हीं 3 फलकों, 3 अवयवी कणों को बड़ा करके बना लेते। एक तो ये अवयवी कण, एक ये बीच वाला तो लेना ही पड़ेगा हमें, और एक ये वाला अवयवी कण। तो यहाँ पर देखिए इस भाग को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इस भाग को। चलिए मैं नीचे निकाल लेता हूँ इस भाग को। देखिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब हमें बड़े कौन से अवयवी कण बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक बीच वाला। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले अवयवी कण को पहले हम कोने वाला बना देते हैं, ये वाला अवयवी कण हम बड़ा करके बना देते हैं। चलिए, इसके बाद ये वाला अवयवी कण भी हम बड़ा करके बनाते हैं, जो ये वाला है। इसके बाद बीच वाला अवयवी कण, ये जो लाल वाला है, इसको भी हम बड़ा करके बना देते हैं। तो ये तीनों अवयवी कण हमने बड़े करके बना दिए। अब इनमें थोड़ा नामकरण कर देते हैं। इसको लेते हैं हम ए, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट ले ली। अब एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे हम। चलिए मैं इसमें भी कर देता हूँ। ये वाला है बी, ये वाला है सी पॉइंट और ये वाला है ए पॉइंट, ए बी सी। तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो कि ए से बी को मिलाते हैं, ए से बी को
मिला रही है। ये है एक काल्पनिक रेखा। ठीक, अब यहाँ पर गोले का केंद्र, ये एक केंद्र है। तो इसमें किया क्या है, ये वाला हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया है और इसका नामकरण कर दिया ए, इसको ए बोला है, इसको बी, इसको सी। ठीक है, इसको बी, इसको सी, इसको ए। और एक काल्पनिक लाइन खींच दी है ए से बी की ओर, मीन्स ए से बी की ओर, यहाँ पर इस वाले गोले को, ये जो बीच में बना हुआ है लाल वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी और सी, ए बी और सी। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण कौन है, यहाँ पर कर्ण होगा ए बी। तो ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगाएंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए और सी ये वाली भुजा है, मीन्स ये वाली, तो इसकी लंबाई ए हुई। बी सी ये वाली भुजा है, तो इसकी भी लंबाई ए हुई। ठीक है, तो इसकी लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई ए है, क्योंकि सभी घन में सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है। तो ये है आधार और ये है लंब, ये कर्ण। ठीक, अब यहाँ पर ए बी बराबर देखिए बी सी, देखिए बी सी, यहाँ पर बी और सी ए है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए का स्क्वायर। इसके बाद ए सी, ए और सी ये भी है ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्वायर है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ए बी बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, यहां से ए बी से अनरूट 2a, तो ए बी बराबर क्या आया, अनरूट 2a। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ए और बी, ये जो लाइन है यहाँ पर तीन गोले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए से यहां तक इसकी परिधि तक ये हो गई स्मॉल आर 1, पहली त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, और यहां से इस पूरे गोले में दो त्रिज्याएं होंगी, एक इधर आर, एक इधर आर, और ये नीचे वाले गोले की यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या, टोटल त्रिज्याएं कितनी हो गई, 4, 4r हो गया ए और बी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 4r। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4r बराबर अंडरूट 2a, ए बराबर 4r अपॉन अंडरूट 2। ठीक, ये हो जाएगा ए बराबर 2√2, 2 गुणा 2 r अपॉन अंडरूट 2। इसके बाद ए बराबर 2√2 r। यहाँ पर अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा ए में और आर में संबंध निकालते हैं। पिछले वाले बीसीसी में भी हमने ऐसा ही किया था और एससीसी में भी हमने ऐसा ही किया था। तो यहाँ पर ये संबंध आ गया ए और आर के बीच में। अब काम रह गया है सूत्र लगाने का। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है इसका, संकुलन क्षमता बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पर मान रखेंगे इसके। हाँ, इसमें एक चीज और है, जेड का जो मान होता है वो जेड बराबर 4 होता है बीसीसी के लिए। तो इसको आप ध्यान रखना, जेड का मान 4 होता है बीसीसी के लिए, सॉरी एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है, 4। तो यहाँ पर जेड का मान रख देंगे 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे 2√2, इसका होल क्यू कर देते हैं और आर का होल क्यू, आर से आर जाएगी, गुणा 100 भी है इसमें, ऊपर भी गुणा 100 है। चलिए, इसके बाद इसमें 4 गुणा 4/3 पाई नीचे
8 √2 का होल क्यूब। इसके बाद 4 गुणा 4 गुणा 3.14 बटे 8 गुणा √2 का होल क्यूब। √2 का होल क्यूब, यहाँ पर 2 है, 2 का होल क्यूब, ये गुणा 100 और ये भी गुणा 100। इसके बाद इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान आएगा 74%। 74%। ये है संकुलन क्षमता एफसीसी में। संकुलन क्षमता एफसीसी में 74% होती है। तो यहाँ पर हमने एफसीसी में संकुलन क्षमता देखी 74%। हमने तीनों तरह की इकाई सेल में संकुलन क्षमता का मान देखा, जिसमें कि एससीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है और एफसीसी में कितना होता है। तो यहाँ पर आप संकुलन क्षमता के मान ध्यान रखेंगे, साथ में डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे और संकुलन क्षमताओं के मान पूछ लिए जाते हैं तीनों के, बीसीसी, एफसीसी और जो एफसीसी पिछले वीडियो वाली एससीसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी नए वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो बाकी की चीज़ों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।